हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए, जाना है बहुत दूर, अनजान है राहें पर खुद पे है यकीन, अनजान है राही। हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। आज यहाँ बातें होंगी जो कल बनेगी मिसाल, कल ये बातें लिखेंगी। Hello, Namaste, Sat Sri Akal everyone. Welcome to Beats of Life with Yashika. So finally it is our 7th episode after a leap of 1 month and I hope you really enjoyed that पिछला वाला एपिसोड जिसको आप लोगों ने पक्का से रीप्ले पे देखा होगा क्योंकि व्यू काउंट तो कुछ ऐसा ही कहता है. द लाइक्स एंड व्यूज़ वर रियली जंपिंग एंड द कमेंट्स वर रियली वेल रिटन. सो इंडिया की बैकबोन है स्पोर्ट्स. आज का एपिसोड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में है. आज का एपिसोड स्पोर्ट्स के बारे में है. आज का एपिसोड इंडिया के जज्बे के बारे में है, इंडियन टीम की जीत के बारे में है और हमारी टीम स्पिरिट के बारे में है. जो ये 140 करोड़ की हमारी जनता है वो हमारी इंडियन टीम की एक जीत पर एक्साइटेड होकर नाच उठती है, उसके बारे में है आज का एपिसोड. सो लेट्स वेलकम गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुना अवार्ड विनर मिस्टर अभिषेक वर्मा, हु इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन आर्चरी. वेलकम टू द शो अभिषेक. थैंक यू यशिका शो में बुलाने के लिए. तो अब हमारे इसी इंडिया के जज्बे को ध्यान में रखते हुए हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ जाते हैं क्योंकि जनता को बेसब्री से इंतज़ार होता है हमारे जो गेस्ट्स आते हैं उनकी जर्नी को जानने का. सो स्ट्रेट अवे पुटिंग माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑन यू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अब आर्चरी, आपकी जो ये आर्चरी की जर्नी थी ये काफ़ी लंबी रही है और आगे भी हमारी जाने वाली है जर्नी काफ़ी लंबी. तो कुछ इंस्पिरेशन रही होगी. देयर इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन एंड अ किक. तो वो क्या थी? देखिए, आर्चरी कह सकते हैं हमारा भारत का जाना माना खेल है. हर कोई बच्चा जानता है. तीर कमान का खेल हर कोई जानता है. रामलीलाओं में बहुत सारे जनों ने देखा है. तो मेरा भी बचपन वैसे ही निकला था. जब छोटे स्कूल टीनेजर्स होते हैं तो रामलीला में जाने का बहुत शौक़ होता था. तो एक मेंटली कहीं ना कहीं फीड हो गया था कि आर्चरी एक यूनिक गेम है. और दिल्ली में एक जाना माना स्कूल जो एक हब स्कूल होता था आर्चरी का, वो एक गवर्नमेंट स्कूल था, मॉडल टाउन नंबर 1, जिसमें बहुत सारे सीनियर्स मेरे वहाँ पे मेडल जीते हैं, स्कूल नेशनल्स गए हैं, नेशनल्स गए हैं. तो यूजुअली क्या होता था वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स होते थे मोटिवेशन करने के हम जैसे यंगस्टर बच्चों को, कि उनको ऑनर करते थे. जैसे वो मेडल जीत के आए उनको मेडल पहना रहे हैं या कैश अवार्ड दे रहे हैं, एप्रिसिएशन मिल रहा है, सारे टीचर्स वाह वाह कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं एक वो पॉइंट भी था कि यार ये भी चीज़ हमारे लिए भी होनी चाहिए, कभी कैसे होनी चाहिए. तो मेरी कह सकते हैं कि एट द एज ऑफ 13 ईयर 2002 की बात है ये, कि सीनियर्स लेकर के आए थे मेडल्स नेशनल्स में और उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है. तभी मैंने कहा नहीं यार कोई गेम करना है तभी वैल्यू होती है, वरना तो वैल्यू होती ही नहीं. तो मैं अपने नॉर्मली अपने पास पीटी टीचर होते थे वहाँ पे, स्पोर्ट टीचर, उनके पास चला गया और मैंने बोला सर मुझे स्पोर्ट्स करना है. तो क्योंकि हमारा फेमस और जाना माना गेम हमारा स्कूल में आर्चरी था, सारे सीनियर से उन्होंने भी बोला कि अरे ठीक है आर्चरी कर ले, सबसे बढ़िया है. तो दो चीज़ें हो गई. एक तो एप्रिसिएशन जो सबको दे रहे थे वो आर्चरी थे, तो मेरे को हो गया यहाँ आर्चरी. और एक पसंदीदा गेम है तीरंदाजी हमारे देश का. तो कहीं ना कहीं दोनों की कॉम्बिनेशन से मैं बाय चांस आर्चरी में आ गया. तो वो था मेरा चूज़ करने का तरीका आर्चरी का. हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम हमेशा दशहरे के बारे में एक्साइटेड रहते हैं. सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है जब राम जी अपना धनुष बाण लेंगे और रावण पर वो तीर चलाएंगे और वो रावण जलेगा. तो इंडिया का बज़ ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर रहे और तीरंदाजी आपने ना करी तो फिर बात ही क्या है.
तो इंडिया में तीरंदाजी इज एज यू सेड इट रियली राइट। और दूसरा आपने जब स्कूल की बात करी तो आई वेंट डाउन द मेमोरी लेन। फॉर श्योर वो है कि हमारा एक फ्यूचर बनाने के लिए स्कूल एक एज अ टीचर और एज अ फ्यूचर बनाने के लिए एज अ स्पोर्ट्स में भी वही रोल अदा करता है। तो ऐसा नहीं है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, आजकल पढ़ोगे साथ साथ खेलो भी, सबके सब नवाब ही बनना है। आपको बस दिशा चुननी है कि आप किस में आपको एक्सपर्टीज़ करनी है। राइट एंड सबकी जर्नी का एक जो फाउंडेशन स्टोन होता है ना, जैसे आपने कहा वो स्कूल ही है। मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्कूल से स्टार्ट हुई थी। रियलिटी है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट 11th स्टैंडर्ड। स्कूल में जब हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, एंड रिकॉग्निशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ करोगे नहीं स्टेज पे। सो या वो मेरा भी था। अपनी तरफ से स्टार्टअप ले सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, टीचर गाइड कर सकते हैं, और इन फ्यूचर स्कूलिंग में स्टार्टअप लेना है, कॉलेज में उसको दोहराना है, और उसके बाद अपने आप में मास्टर हो ही जाना है। वेरी राइटली सेड। तो ये मैं हमारे यंगस्टर्स को बोलूँगी, याद रखिएगा, ये टिप नंबर 1 हो गई आपके लिए आज के एपिसोड की। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। यूजुअली इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू चूज स्पोर्ट्स एज अ करियर इन इंडिया ड्यू टू हाउ आवर सोसाइटी फंक्शंस। अब जैसे हम किसी की भी जर्नी देखें तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कन्विंस देयर फैमिलीज इन दिस वेरी बिग डिबेट जो इंडिया में रहती है, स्टेबल जॉब वर्सेस चूजिंग अ करियर इन स्पोर्ट्स। तो क्या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, कोई ऐसी स्ट्रगल रही है, या कोई सेकंड थॉट्स आए हो दिमाग में जब आपने आर्चरी को एज अ करियर परस्यू करना जब स्टार्ट ही किया होगा उस टाइम पे? अगेन मैं स्कूल लाइफ पे ही जाऊँगा इस चीज़ के लिए भी। फॉर श्योर एक 11th आफ्टर 10th हर कोई पेरेंट्स बोलता है कि आप किस स्ट्रीम में जाना है, आपको फ्यूचर कैसे बनाना है। तो फॉर श्योर मेरे पेरेंट्स ने भी पूछा था आफ्टर 10th मेरे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पर 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक आते आते मैं नेशनल चैम्पियन बन चुका था, जूनियर में, सीनियर में, और मैं एक इंटरनेशनल की होड़ में चला जा चुका था। मतलब डीपली मैं आर्चरी में जा चुका था। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि मैं फ्यूचर आर्चरी में ही बनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा कह सकते हैं कि मैं अगर पढ़ने वाला बच्चा 6 घंटे देता है तो मैं आर्चरी में 12 घंटे देता था। तो पेरेंट्स को भी लगा कि डेडिकेशन पूरी है, कोई टाइम पास के लिए स्पोर्ट्स नहीं कर रहे। तो कन्विंस किया, और मैं ये मानता हूँ कि हर उस टाइम पे वो ये ना कि हमारे पास ऑप्शंस इतने नहीं होते कि क्या करना चाहे, पर एक डेडिकेशन है आपके पास कि हाँ ये मेरी लाइन है, मैंने चूज़ कर ली, तो शायद आपको इजी वे में मिल जाएगा। और आप पेरेंट्स को भी कन्विंस ईजिली कर सकते हैं अगर आपने डेडिकेशन शो कर दिया। मैं अगर 10-10, 12-12 घंटे शूट कर रहा हूँ और नेशनल चैम्पियन विद इन 2 ईयर बन गया, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल उनको दिखी और उन्होंने बोला कि ठीक है, गो विद द बोथ साइड, कि आप इतने तो ले आओ कि आप पास हो जाओ, इजी मार्क्स आ जाए, मतलब 90 ना आए ठीक है, आप 60 वाले बच्चे में आ जाओ, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपको स्पोर्ट्स में भी दिखानी है। तो वो शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा इजी था कि मैं नेशनल चैम्पियन बन गया, मैं इंटरनेशनल के लिए मतलब कैंप्स में आ गया, कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप ले लिया। तो पेरेंट्स भी ठीक है, ओके थे कि ठीक है, कहीं ना कहीं फ्यूचर बन ही जाएगा। ऊपर मेरे को भी दिख गया था स्पोर्ट्स में आर्मी थी जो जॉब्स देती थी फ्यूचर में, रेलवेज थी जो जॉब्स देती थी फ्यूचर्स में, पैरामिलिट्रीज फोर्सेस थी। तो जो मेरे सीनियर्स जहाँ से मैंने स्टार्टअप करा देख करके, वो उनको फिर बाद में भी मैं देख रहा था 2 साल बाद कि वो क्या फ्यूचर जा रहे हैं, वो कौन सी जॉब ले रहे हैं, वो कैसे उनका कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो दिशा मुझे दिख गई थी, तो मेरे लिए ठीक था, मेरे लिए आर्चरी चूज़ करना बड़ा ठीक रहा, ईजी रहा। तो एक जज्बा, एक जुनून आप में मतलब बचपन से ही था, आप नेशनल चैम्पियन बन चुके थे, तो मतलब एक तरीके से हाँ सेट है। पेरेंट्स को भी दिख रहा है कि बस वो यही करना चाहता है, वो होता है ना जस्ट डू इट, जो करना चाहते हैं। तो वो एक जुनून आप में बचपन से था, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जो काम आप करना चाहते हो, उसमें आप 12 क्या आप 13-14 घंटे देने से पहले भी नहीं सोचेंगे। बट अगर आप जो नहीं करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम डिग्री नहीं लेना चाहते, बट हमें डिग्री लेनी है, वो तो है, बट अगर किसी मतलब मान लीजिए पर्टिकुलर स्ट्रीम है, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद ही हम 6 घंटे देते हुए भी सोचेंगे यार एक ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, बस हो जाए, है ना। तो वो इंटरेस्ट की बात होती है। तो जनता से भी हम ये जर्नी सुनने के बाद उनको यही मैं कहना चाहूँगी कि बस जो आप करना चाहते हो वो करो, पूरा इंटरेस्ट लेके करो, उसमें पूरी मेहनत करो, अपना 200-300% दो, तभी आप उस लाइन में शायद राइज कर सकते हैं। So now taking that further to my next question, which is again connected, कि at what point did you feel that you have attained a mastery in this particular sport?
मास्टरी वर्ड थोड़ा सा हैवी हो गया। कहने के लिए 20 साल हो गए आर्चरी में, और नंबर ऑफ़ मेडल्स, नंबर ऑफ़ टूर्नामेंट्स में अचीवमेंट, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स रहे हैं, पर मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि मास्टर हूँ। ठीक है, हर एक की लाइफ में पॉइंट्स आते हैं कि आप सब कुछ सीख लेते हैं, पर आर्चरी में मैं नहीं मानता कि कोई एज ग्रुप या कोई लाइन है। आपको सीखने की कोई उम्र नहीं है और हर चीज़ आपको सिखाती है। 20 सालों में मैंने बखूबी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इंडियन कोचेज़ से, मेरे सीनियर्स से, मेरे फॉरेन कोचेज़ से, मेरे फ्रेंड्स से, सबसे। तो कहीं ना कहीं सीख कर ही हम शेयरिंग और केयरिंग वाला कर रहे हैं कि उन्होंने जो मुझे सिखाया मैं आगे अपने जूनियर्स को सिखा रहा हूँ। इसी का हमें शायद ये मिल रहा है फलस्वरूप कि इंडिया नंबर 1 है कंपाउंड में, वर्ल्ड नंबर 1। इंडिया मिक्स टीम में वर्ल्ड नंबर 1 है। पोटेंशियल इतना दिख रहा है, नंबर ऑफ़ मेडल्स इंडिया के आर्चरी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गिव एंड टेक है। तो एक मैं नहीं कहूँगा कि मैं मास्टर हूँ, पर हाँ ये कह सकता हूँ कि मैं सीख भी रहा हूँ, अभी भी सिखा भी रहा हूँ। इन 20 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा भी है और आगे 20 साल मुझे और दिखाना भी है। There is no bar to learning. You are forever a learner from the time you start till the time you end. Basically, life आपको कभी भी मतलब कहते हैं ना सीखने से परहेज़ नहीं होने देगी। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। नाउ अब आपने टीम की बात करी, सिखाने की बात करी, सीखने की बात करी, तो उससे एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एक टीम स्पिरिट हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया की टीम में रही है, और इवन हमारी टीम स्पिरिट ऐसी, इवन एक स्पोर्ट्समैन की टीम स्पिरिट की अगर बात की जाए तो हम हार या जीत नहीं देखते, हम देखते हैं कि नहीं हमारी टीम गई थी, हमने पूरी मेहनत करी, हमने पूरे एफर्ट्स डाले, जीते तो बहुत ही बढ़िया, नहीं जीते तो सीख लिया उस मैच में। तो इज़ देयर एनी काइंड ऑफ इंटरनल कॉम्पिटिशन ऑल्सो विद इन द प्लेयर्स? क्या ऐसा कुछ होता है कभी? देखिए, हमारी जो संस्कृति है ना वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो कहीं ना कहीं पेरेंटल हमारा बहुत अच्छा रोल होता है कि वो भाईचारा सिखाता है, एक शेयरिंग केयरिंग का सिस्टम सिखाता है। स्कूल भी हमारा इस टाइम पे बहुत ज़ोरों शोरों से शेयरिंग केयरिंग पे लगा हुआ है। मैं किस्सा बताता हूँ। एक जनरली हम जैसे टीम के साथ जाते हैं तो लंच एक साथ करते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टाइम था नीदरलैंड में, तो हमारी टीम हम जा करके पे और करके खाना था हमें, उस टाइम पे ऑफिशियल नहीं था। तो हम 4 जनों की टीम होती है, हम गए, हमने ऑर्डर करा, एक ने पे करा जो सीनियर था कि ठीक है यार मैं खिलाता हूँ, और हमने अपना टेकअप ले लिया। फिर उसके बाद यूएस टीम आई, 4 जनों की टीम, वो अलग अलग ऑर्डर कर रही है, अलग अलग पे कर रही है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, वो इंडिविजुअल रहते हैं, इंडिविजुअल करते आए हैं। सेम यूरोप की टीम, इटालियन टीम आई, सेम उनको भी उनका ये था कि ऑर्डर एक साथ कर दिया, पर जब एट द टाइम ऑफ बिल उन्होंने शेयर इमीडिएट 20-20 यूरो सब ने रख दिए कि भैया अपना अपना कर। तो कहीं ना ये फीडिंग आपके कह सकते हैं कि आपकी सभ्यता, देश कह सकते हैं कि कंट्री कह सकते हैं कि आपके क्या कल्चर है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि हम इंडिया में आए हैं, हमारे में केयर करने की, शेयर करने की, रिस्पेक्ट की चीज़ों की बहुत अच्छे से है। वही चीज़ हमारी टीम दिखाती है। तो हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता कि टीम स्पिरिट करनी है किसी भी गेम में, सब में होती है। सीनियर, हाँ भाई सीनियर है, पैर छू लिए, रिस्पेक्ट दे दी, चीज़ें कर दी, कोच है रिस्पेक्ट कर दी। तो हमारे में थोड़ा सा अच्छा एडवांटेज पहले ही है। और कंपटीशन अगर इंटरनली बात करें, एक टूर्नामेंट, एक आप उसमें उतरे हैं, फील्ड में उतरे हैं, तो फॉर श्योर आपका टूर्नामेंट होगा। और आर्चरी इंडिविजुअल इवेंट है, तो आपका ओपोनेंट ही आपका कंपटीशन है। अब उसको आप 2 वे में ले सकते हैं, या तो आप वही लड़ाई जो ग्राउंड के अंदर है वो बाहर भी ले जा सकते हैं, या अंदर आप प्रोफेशनली कर सकते हैं। तो मैं बहुत सिंपल सोबर मैं मानता हूँ कि मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है, क्योंकि आर्चरी मेरे को खुद को चलाना है और फेयर गेम है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। मुझे बस हिट मारना है और वही प्रैक्टिस में करना है, वही टूर्नामेंट में करना है। कोई आकर के मेरा एरो नहीं चलाएगा, कोई आकर के मेरा बोनी निकालेगा या कुछ और प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो सबकी सोच की बात है कि आप कैसा करना है। कंपटीशन देखना है कि हाँ ये वर्ल्ड चैंपियन है, मैं कैसे खेलूँगा, या ये बिगनर है, मैं तो इसे जीत जाऊँगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट परफॉर्म करना है, अपने में करना है, अपने से कंपटीशन करना है। नंबर ऑफ़ ओपोनेंट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नंबर ऑफ़ मैचेस जाते रहेंगे, और ऐसे ही आप अच्छा कर पाएंगे। वेरी वेल सेड। हमारे तो घर में भी जब खाना बनता है तो अगर एक बंदा भी नहीं आया होता तो उसका वेट किया जाता है, फिर ही सब लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं एक साथ एक ही टेबल पे। इवन 2 रोटी एक्स्ट्रा ही बनेगी और सब्ज़ी एक्स्ट्रा ही बनेगी, अगर कोई मेहमान आ गया तो उनको भी हम साथ बैठाकर खाना खिलाएंगे। तो आर कल्चर इज़ सच दैट इट टीचेज अस कि हमें दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई कॉम्पिटिशन है, कोई गेम है, तो वो गेम तक ही
सीमित रहे, गेम के बाद बाहर वो चीज़ नहीं जानी चाहिए। दैट्स ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, जो हमारा कल्चर ही हमें कहीं ना कहीं इनहेरिटेड सिखा देता है बचपन से ही घर में, कि बेटा गेस्ट्स आएंगे तो उनको आपने पानी ज़रूर पूछना है, आपने ये ज़रूर करना है, अगर खाना खाना है तो हमेशा साथ में ही खाना है, कोई अलग अलग से नहीं खा के आएगा। बिल्कुल। सो नाउ दैट टेक्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे यहाँ पे जैसे इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, और इवन अगर नॉर्मल भी अगर हम बात करें तो अगर हम 1 महीना भी कहीं रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो कभी कभार हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाती हैं और हमें भूलती नहीं है। तो इतने 20 ईयर्स की आपके टाइम स्पैन में कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा जो आपके दिल को छू गया होगा और आप भूले नहीं हैं अभी तक। कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास अगर हो तो आप जनता के साथ शेयर करें। काफ़ी सारी स्टोरीज़ होती हैं वैसे तो, कि टाइम पीरियड 20 साल बहुत लंबा है और बहुत सारे कह सकते हैं कि टाइम आया है। पर एक बैरियर था, वो शेयर करूँगा। एक ओलंपिक और नॉन ओलंपिक गेम करके एक होता है इवेंट, जैसे कि कंपाउंड नॉन ओलंपिक गेम है, मींस ओलंपिक में वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम ओलंपिक, एक्सेप्ट ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, हर इवेंट में कंपाउंड कैटेगरी है। तो कहीं ना एक टैग था नॉन ओलंपियन का। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर, जैसे कि अर्जुन अवार्ड इंडिया में सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड माना जाता है उसको। हमारे लिए आइडियल मतलब मीन्स अर्जुन अवार्ड ही मीन्स सब कुछ है, काइंड ऑफ यूपीएससी आपने क्रैक कर लिया हो ऐसा है हमारे इंडिया में, अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स में। तो वो था कि यार वो लेना है, वो करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारे फैक्टर थे, सबके सब बोलते थे यार गेम चेंज कर दो, अरे वो दूसरे वाला इवेंट स्टार्ट कर दो। पर आपने 5 साल देने के बाद, नेशनल चैम्पियन बनने के बाद, अब आप करियर वापस से मतलब कि आप बैंकिंग सेक्टर छोड़ करके अब आप दूसरे प्राइवेट में, वो बहुत टफ हो जाता है कि आप गेम चेंज कर रहे हो। नहीं था यार इसी में करके आएंगे, इसी में लाएंगे। तो आज तक हिस्ट्री में हुआ ही नहीं था कि कभी किसी ने अर्जुन अवार्ड लिया हो कंपाउंड सेक्टर में। तो इवेंट आया 2006 से मैं इंडिया टीम में स्टार्ट हो गया था आना, अपनी आगे कर ली थी। 2012-13 में वापस से स्टार्टअप हुआ। तो एक एशियन चैम्पियनशिप होती है जो हर 2 साल में होती है, मेन इंपॉर्टेंट वो होता है। तो उसमें यूजुअली क्या होता था, 1 मेडल 2 मेडल इंडिया के आ जाते थे, तो पूरी टीम के। तो वो होते थे, हाँ ठीक है, अच्छा है। उस टाइम मैंने अपना मतलब कह सकते हैं गेयर अप करा था अपने आप को। 2012-13 की बात है ये। 13 में जैसे एशियन चैम्पियनशिप हुई थी हमारी, हम एशियन चैम्पियनशिप के लिए निकले, तो वहाँ पे मैं लीडिंग में आ गया था रैंकिंग में। तो मैं लीड कर रहा था इंडिया को, और उसमें 3 कैटेगरी के लिए मैं खेल रहा था। एक टीम इवेंट होता है, एक मिक्स टीम इवेंट होता है, और एक इंडिविजुअल कैटेगरी में होता है। और वो इवेंट ऐसा था कि हमारा टीम इवेंट स्टार्ट हुआ, हम चैम्पियन बन गए। तो फर्स्ट टाइम था इंडिया के लिए कि गोल्ड मेडल ला रहे कंपाउंड। फिर नेक्स्ट डे हमारा मिक्स टीम था, इंट्रोड्यूस हुआ था नया, उसमें भी हम इंडिया चैम्पियन बन गए, उसमें भी मैं खेल रहा था। ये भी कमाल हो गया, वो हर जगह पब्लिसाइज हो गया। इंडिविजुअल आज तक सोचा नहीं था कि कभी कोई चैम्पियन बना भी, क्योंकि इंडिया से नहीं बनता था। कोरियंस अपने आप में इतने माहिर हैं, ईरान अपने आप में इतना माहिर था उस टाइम पे। तो इंडिविजुअल भी मैं अच्छा परफॉर्म करते हुए 3rd डे में इंडिविजुअल भी बन गया, और 3 गोल्ड बैक टू बैक। इंटायर हिस्ट्री में आर्चरी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 3 गोल्ड किसी ने अकेले ने लिया। तो मैं फर्स्ट परफॉर्मर बन गया। तो कहीं ना कहीं एक बूस्ट था पूरे इंडिया के लिए, कंपाउंड के लिए, हमारी इंडियन आर्चरी के लिए, कि इतना बड़ा चीज़, इतना बड़ा इवेंट आपने कर लिया, इतनी बड़ी चीज़ होगी। तो गेयर अप मिल गया। नेक्स्ट ईयर ही एशियन गेम्स था, उसके लिए भी टॉप क्वालिफायर हो गया मैं। तो उसी 3 मेडल को, कि आज तक कभी हुआ नहीं था, उनको बिहाव बनाते हुए, नंबर ऑफ दूसरे मेडल्स ऐड करते हुए मेरे पॉइंट्स बने, और मुझे अर्जुन अवार्ड 2014 में उसी साल मुझे दिया गया। तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया हो गया कि ये अगर मैं एक कंपाउंड मैं अगर परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मेरे जितने भी कंपाउंड वाले साथी हैं जूनियर, उनमें भी बूस्ट हो गए कि यार हम भी कर सकते हैं, हम भी ला सकते हैं, हम भी करेंगे। तो फर्स्ट इंडियन मैं था जो कंपाउंड का था, नॉन ओलंपियन, जो अर्जुन अवार्ड जिसे मिला। और मेरे बाद फिर एशियन गेम्स आया, हमने फिर अगेन गोल्ड मेडल लिया, मैंने सिल्वर मेडल लिया, मेरे टीममेट ने फिर अप्लाई किया, उसको भी अर्जुन अवार्ड मिला। एक और ने 3rd ईयर आया, तो उसने भी एक और अप्लाई करा, एशियन चैम्पियनशिप जीती, अर्जुन अवार्ड जीता था, उसको भी अर्जुन अवार्ड मिला। फिर ज्योति सुरेख, तो मेरे बाद कह सकते हैं 5-6 जनरल कंपाउंड वालों ने हर साल ले लिया परफॉर्म करके। तो ये मैं अपने आप में कह सकता हूँ कि मैं ओपनर था, मैंने ओपनिंग कर दी,
अब सब आगे सेंचुरी मार रहे हैं। द अमिताभ बच्चन ऑफ इंडियन आर्चरी, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस लाइन पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे कि हाँ यहाँ पे लाइन शूट करती है। हाँ, बेसिकली आप एक तरीके कहते हैं ना, फर्स्ट को हर कोई याद रखता है, फर्स्ट को कोई नहीं भूलता। तो अगर कोई इंस्पिरेशन ले रहा है तो वो आपको देख के ले रहा है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ही वॉज द वन टू क्रिएट हिस्ट्री, मतलब समझ लीजिए हिस्ट्री के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया है कि आर्चरी में फर्स्ट अर्जुन अवॉर्डी अभिषेक वर्मा है। एग्जैक्टली उसके साथ साथ मैं अभी भी चल रहा हूँ। एक और इसमें बीच में आपको बताऊंगा कि मेरा बैक टू बैक एक और रिकॉर्ड है जो मैं बनाने के लिए चल भी रहा हूँ कि बैक टू बैक एशियन गेम्स जीतने वाला। फॉर एग्जांपल 2014 में मैंने गोल्ड और सिल्वर 2 मेडल लिए थे। फिर 2018 आया, अगेन टीम में सेलेक्ट हुआ, मैंने सिल्वर लिया। अगेन 2022 आया, मैंने गोल्ड और सिल्वर अगेन 2 लिए। तो 5 मेडल अकेले एशियन गेम्स में लेने वाला भी मैं ही फर्स्ट हूँ। और मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 2-3 और एशियन गेम्स में ऐसे ही निकाल लूँ। मैं तो चाहती हूँ आप फर्स्ट ही रहें हर जगह में हमेशा, टू क्रिएट द रिकॉर्ड। आप हिस्ट्री क्रिएट कीजिए, हम आपके पीछे पीछे और भी प्लेयर्स होंगे जो एस्पायर कर रहे होंगे इस चीज़ को, वो आपके साथ चलेंगे, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। अब ये शो भी ऐसा है जो धड़कने पकड़ने वाला शो है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी कहानी से कोई अपनी कहानी लिखने की मोटिवेशन ले। मैं तो चाहती हूँ कि और 5 साल बाद आकर आपको लोग बोले कि हमने आपकी वजह से ये चीज़ करनी स्टार्ट करी थी। फिंगर क्रॉस। तो इस बार भी आप एशियन गेम्स में मेडल्स लेकर के आए हैं। गोल्ड मेडल जो है वो तो मतलब सुनहरे अक्षरों में फिर से चमक रहा है। तो इस एशियन गेम्स का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि एशियन गेम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए नॉन ओलंपियन के लिए जो टैग लगा हुआ है उसके लिए कह सकते हैं कि ओलंपिक यही है। और 2 एशियन गेम्स देखने के बाद जब आपको तीसरे के भी रहते हैं कि नहीं आपको करना है, कि नहीं इस बार भी लाना है और उनके साथ लाना है, जो कि पहले क्या होता था कि आप लीड कर रहे होते थे, आप में और सेकंड में थोड़ा सा मार्जिन रहता था। अब की बार उनके साथ लाना है जो कि बैक टू बैक आपके साथ हैं, मतलब पॉइंट्स का ऐसा होड़ है कि एक पॉइंट पे ऊपर नीचे। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है इसमें कि इतने अच्छे आर्चर हो गए हैं इंडिया के कि वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड नंबर 1 है फॉर श्योर, तो अच्छे आर्चर होंगे। तो इंडिया में अपने आप में कॉम्पीट करके सिलेक्शन लेना, क्योंकि 10,000 कैंडिडेट आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से कट ऑफ होते 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 आउट ऑफ 4 ही बचते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स देने के बाद 6 महीने की प्रक्रिया के बाद नंबर 4 रह जाते हैं जो कि एशियन गेम्स के लिए जाते हैं। अब उसमें भी बैरियर लगा देते हैं कि एशियन गेम्स में जाने के बाद आप जो रैंकिंग होगी फर्स्ट डे, उसमें से बेस्ट ऑफ 3 लेंगे आप सिर्फ टीम के लिए। अब उसमें भी कट ऑफ आ जाती है कि जो चौथा मेंबर होगा ना, उसका एशियन गेम्स वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो सिर्फ पार्टिसिपेट करके आएगा। अब 3 कैंडिडेट रह गए। अब 3 में भी जो 2 इंडिविजुअल कौन परफॉर्म करेंगे, 3 वो तो टीम के लिए खेलेंगे, 3 रैंकिंग के बिहाफ पे। अब उसमें भी कट ऑफ आ जाती है आपकी कि अब 2 इंडिविजुअल सिर्फ 2 ही जने खेलेंगे 4 में से, कि बेस्ट 2 आर्चर जो होंगे जो स्कोर करेंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल खेलेंगे। अब उसमें भी एक और कर दी इन्होंने कि 2 छटने के बाद कि जो बेस्ट मेन सेक्शन का होगा ना, जो रैंकिंग में होगा इंडिया से, वो मिक्स टीम खेलेगा अपने फीमेल पार्टनर के साथ। तो पहले ही ना इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ गए कि यार पहले तो सेलेक्ट हो जाओ, वहाँ जाके फिर 3 में आओ, फिर 2 में आओ, फिर 1 में आओ, उसके बाद जाकर के आप कम्पीट करोगे मेडल के लिए। तो जर्नी थोड़ी सी लंबी होगी। कहने के लिए तो ईजी है कि यार गोल्ड मेडल लिया है, पर उसके पीछे की जो चीज़ें थी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो हमारे लिए जो मेन डे था वो फर्स्ट था कि आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसीजर 6 महीने आप सिलेक्ट होके गए हो और फर्स्ट को आपको रैंकिंग देनी है, और उनके साथ रैंकिंग देनी है जो सारे ही प्रो हैं इंडिया के। वर्ल्ड टॉप 1 है तो कोई वर्ल्ड नंबर 3 है, मैं 3 हूँ, एक 4 है, एक 7 है, तो सारे ही ऐसे हो गए, तो मार्जिन नहीं होता। तो सेम यही थी कि मैंने स्टार्टअप लिया। 12 राउंड की हमारी स्कोरिंग होती है। फर्स्ट 2 राउंड में हवा का, आउटडोर है तो हवा का फ्लो ज़्यादा था, तो मैं ऐसा किया कि थोड़े से मेरे मतलब वो हो गया, कह सकते हैं कि ख़राब शूट हुआ या बैलेंस नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई, तो मेरे फर्स्ट 2 राउंड्स बहुत ज़्यादा डाउन आ गए। इतने ज़्यादा डाउन आ गए मैं 40th रैंक पे आ गया। इंडिया पे तो 4th पे था ही, एशिया में 40th रैंक पे आ गया। मतलब मेरे से ऊपर 39 आर्चर्स थे जो अच्छा शूट कर रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं होगा कि मेरे को वहाँ पे चैप्टर अपना ख़त्म नहीं करना था कि मैं खाली आ जाऊँ। मेरे पे 10 राउंड बचे थे, गियर अप डाला मैंने। कह सकते हैं कि 7 पॉइंट लूज़ करे थे
2 राउंड में, और नेक्स्ट के जो 10 राउंड हुए उसमें 5 पॉइंट लूज़ करे। खींचते मैं रैंक नंबर उस मेडल टैली में 4th बना। इंडिया से मैं दूसरे पे था। पहला और दूसरा हम दोनों थे, दोनों का इक्वल स्कोर था। पर क्योंकि मैं थोड़ा सा फर्स्ट 2 राउंड में ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो उसको भी इसमें टाई में देखते हैं कि क्लोजेस्ट कौन है, एक्स कौन है, तो उसको थोड़ी वेटेज दी गई कि हाँ ठीक है आपकी वेटेज है। होना भी चाहिए कि मैं अगर ख़राब करूँ, पर मैंने मेरे पे 2 कैटेगरी थी, मैं टीम में भी खेला और मैं इंडिविजुअली खेला, और दोनों ही जगह मैंने परफॉर्म अच्छा करा। तो कह सकते हैं कि जाकर के हाँ गोल्ड मेडलिस्ट है, मेडल लिया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे जो 6 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस था, और उसके पीछे जो 4 साल का एशियन गेम्स का टाइम रहता है कि एक और एशियन गेम दूसरा एशियन गेम 4 साल बाद आता है, तो 4 साल जो हमने मेंटली परफॉर्म करा, नंबर ऑफ टूर्नामेंट जीते, तो अपने आप में एक कहानी है कि लास्ट तक जब तक आपने मेडल नहीं लिया, जब तक आप इंडियन है, तब तक भरोसा नहीं होता कि नहीं आपने कुछ नहीं। तो ये तीसरा मेरा एशियन गेम्स था जो कि जर्नी ऐसे हमने एशियन गेम्स की वाइंड अप करी थी। सो एफर्ट, स्ट्रगल, हार्डवर्क, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, इतने टाइम, इतने मंथ्स की एक स्ट्रगल थी, एक पूरी जर्नी थी, जब जाकर एशियन गेम्स की एक जर्नी आपने लिखी। तो एशियन गेम्स को हम कह सकते हैं कि मैं इंडिया का ओलंपिक भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका जो ये टैग है, अगर ये बहुत जल्द उतर के ओलंपिक में चला जाए, फर्स्ट जाएंगे और मेडल लेकर के आ जाएंगे। वहाँ पे भी मैं चाहती हूँ आपका रिकॉर्ड एक सेट हो जाए। कोशिश यही रहेगी। मतलब आपकी पूरी जर्नी ऐसी हो कि समझ लीजिए कि अभी भी ऐसी ही है वो पूरी जर्नी, कि हमारे एस्पायरिंग आर्चर्स एक मोटिवेशन ज़रूर उससे लेते होंगे और उस फील्ड में आने के लिए पूरी कोशिश करते होंगे। और मैं जब चाहती हूँ कि जब ये एपिसोड आउट हो तो ये इतने लोगों तक पहुँचे, इतने लोग इसको सुने कि स्पोर्ट्स और फिर मोरओवर आर्चरी को हम इसको और एक बिगर उसमें लेकर आ सके। ऑलरेडी इट्स वेरी बिग, बट एक और बिगर उस पर ला सके कि जो हमारे एस्पायरिंग यूथ है वो भी इसको परस्यू करे। और अगर वो मोटिवेशन, वो किक वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ढूंढे अपने लिए। नाउ टिप्स फॉर द एस्पायरिंग आर्चर्स। इतनी बात हो गई एस्पायरिंग आर्चर्स की, उनके लिए टिप्स। तो मैं सिर्फ आर्चर को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि सारे स्पोर्ट्स पर्सन को कहूँगा। बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लगे रहते हैं सुबह शाम। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, कंपटीशन भी उतना ही टफ है, तो ना अपने आप में वो ना करें, हार ना माने अपनी। देखो एक टाइम आएगा जब सिर्फ आपका ही सिक्का चलेगा, अगर आपने मेहनत करी है तो। टफ काफ़ी है क्योंकि मेडल सिर्फ 3 ही होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और बाकी सारे पार्टिसिपेशन ही कहलाता है। एक नेशनल में नहीं हो रहा, दूसरे नेशनल में नहीं हो रहा, तीसरे नेशनल में नहीं हो रहा, उतनी मेहनत करते जाओ, एक मुकाम आएगा, एक मेहनत आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी जहाँ हर चीज़ आप पा पाओगे। कह सकते हैं ना, जिस इंसान के पास कल्पना नहीं है उसके पास पंख नहीं है। तो मतलब सोचो कि आपको ओलंपिक मेडल लेना है, या सोचो मुझे अपने गेम का सचिन तेंदुलकर बनना है, तो शायद आप अच्छा कर पाओगे। और वहीं पे अगर आप हार मान ली, नहीं यार मेरे तो सीन यहाँ पे इतना कंपटीशन में हो नहीं रहा, या मैं तो टीम में सेलेक्ट नहीं हो सकता, 4 ही जनों की सीट होती है, तो वहीं पे आपका शुरू होने से पहले ही सेटअप ख़त्म हो जाएगा। तो लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो। एक टाइम आता है, हर स्पोर्ट्समैन, हर एक इंसान का टाइम आता है, उस टाइम को आपको क्लिंच करना है, यूटिलाइज़ करना है, फ्यूचर बनाना है और आगे बढ़ना है। और एक पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों पे भरोसा करें। आज का ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर रहे या सिर्फ गेम कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। आज की डेट में इंडिया का स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, फील्ड बहुत अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी बात करूँ सिंपल, मैंने अपने स्कूलिंग में कोई फ़ीस नहीं दी, मैंने अपनी मास्टर्स अपनी हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, मैंने वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं करी। मैंने अपनी एमफिल करी GNDU यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं दी। मैंने इनकम टैक्स में स्टार्ट करा था एज अ TA, मैं टैक्स असिस्टेंट बना, मैं इंस्पेक्टर बना, ITO बना, अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं अब DC बनने वाला हूँ। तो स्पोर्ट्स अपने आप में एक अच्छा फ्यूचर दे देता है अगर आप डेडिकेट करते हैं, अपने लगते हैं। और सिर्फ एक बच्चा नहीं करेगा इसमें कि आप सब कुछ बच्चे पे छोड़ दो, अपने आप करो। उसमें आपका रोल भी रहेगा, उसको सपोर्ट करना, उसको थपथपाना, उसको अगर वो गिर रहा है तो उसको उठाना, उसको आगे बढ़ना। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो अच्छा
एजुकेशन अच्छा उसको टॉप लाने के लिए अच्छा ट्यूटर तो लगाते हैं, 6,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना। अच्छे कोच के नाम पे वो बोलते हैं नहीं नहीं यार कोई बात नहीं करा लो, ऐसे नहीं होता। उतना अच्छा कोच भी उतना ही मैटर करता है, क्योंकि वो कोच आपके बच्चे का फ्यूचर बना रहा है। जितना टीचर अदा रख रहा है उतना ही एक अच्छा कोच भी आपके बच्चे की लाइफ में वो रखता है, पॉइंट रखता है। तो पेरेंट्स का रोल स्पोर्ट्स में बहुत है, एक डिसिप्लिन लाना बहुत है। जैसे डिसिप्लिन लाते हैं ऐसे एक स्पोर्ट्स भी डिसिप्लिन लाता है, एक बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जो शायद पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं सीखते। एक अवेयरनेस सिखाता है। मैं कहता हूँ और कुछ हो ना हो, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन की एक अच्छा शरीर ज़रूर होगा, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन में आ जाएगा, अपना डाइट मेंटेन करेगा, अपना फिजिक करेगा, अपना सब कुछ करेगा। तो आम बच्चों के साथ आप compete करें, एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक अच्छी फिटनेस उसको ज़रूर मिलेगी। तो एटलीस्ट उसके नाते अपने बच्चों को सपोर्ट करें। और बच्चों से बोलूँगा कि पेरेंट्स का भी ज़्यादा फ़ायदा ना उठाएं, डेडिकेशन दिखाएं और प्रूव करें। तो एक अच्छा मतलब इससे हमें 2-3 चीज़ें सीखने मिलती हैं कि एक अच्छा गुरु बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो शिक्षा देने के लिए हो, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स सिखाने के लिए हो, या कोई भी और वोकेशनल फील्ड में हो। एक अच्छा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, जो आपको गाइड करे। फिर दूसरा, अच्छे पेरेंट्स होना बहुत, पेरेंट्स सारे अच्छे होते हैं नो डाउट, बट पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माइंड इज़ अ थिंग, उसको आप जिस चीज़ से भरोगे वही चीज़ अट्रैक्ट होकर आपके पास वापस आएगी। घर से अगर सपोर्ट मिलेगा तो आप सपोर्ट करना सीखोगे। घर से अगर आपको मान लीजिए अगर आपका एक बहुत मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है, वहाँ पे उस टाइम एक साइलेंट सपोर्टर की तरह एक हग मिल जाएगा आपको अपने मम्मा पापा से, तो आप वही चीज़ अपने बच्चे के साथ भी करोगे, फ्यूचर में वही चीज़ लोगों को सिखाओगे भी। माइंड में अगर स्ट्रगल के टाइम में पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आप वही एनर्जी वापस दोगे फ्यूचर में। तो यही 2-3 चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं आपकी इन बातों से, जो मैं चाहूँगी कि जनता ध्यान में भी रखे कि ये टिप बहुत ज़रूरी है। अच्छा गुरु, लाइफ में डिसिप्लिन, घर से सपोर्ट सिस्टम, माइंड में अच्छे थॉट्स एंड कंसिस्टेंसी। या एंड कंसिस्टेंसी। कुछ भी करना चाहते हो तो ये नहीं है कि एक हफ्ता कर लिया तो अगले दिन 7 दिन बहुत थक गया, 8वें दिन नहीं जाऊँगा फील्ड पे, ऐसा नहीं ना। बिल्कुल। तो you need consistency, you need it for UPSC, you need it for civil services, you need it for sports, you need it for army, you need it for police, you need it for any field you get into. आप कुछ भी ले लो, कंसिस्टेंसी नहीं है, नहीं कर सकते। 7 दिन करके हम ये नहीं कह सकते ये चीट डे है। You have to kind of do it no matter what. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपको कह सकते हैं एकाग्रता लानी पड़ेगी, आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको कि फॉलो करना पड़ेगा रूटीन। तो रैप अप करने से पहले एक ना लास्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है जो मैं हर एपिसोड में पूछती हूँ, तो आपसे तो वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है क्वेश्चन। स्पोर्ट्समैन, डिसिप्लिन और फिटनेस, ये तीनों चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो योर फिटनेस मंत्रा। देखिए, मैं फिटनेस मंत्रा में ऐसा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कोई हूँ, पर आर्चरी गेम हमारा बहुत माइंड गेम है, माइंड रिलेटेड गेम है। तो हमारे को जो सिखाया जाता है वो यही है कि अपने माइंड को कंट्रोल करो, ज़्यादा एग्रेसिव मत हो, ज़्यादा डाउन मत हो, कहते हैं ना वीक भी नहीं पड़ना। तो हमारा बॉडी से ज़्यादा हमें माइंड कंट्रोल करना है। तो कहीं ना कहीं वो भी फैमिली से जुड़ा हुआ है, मेरी फैमिली बहुत शांत है। तो सिलेक्शन जब होता है ना बच्चों का, तो हम सभी ये देखते हैं कि हाँ कौन ज़्यादा वो एग्रेसिव है, तो नहीं वो थोड़ा सा नहीं, कौन ज़्यादा शांत टाइप है तो वो थोड़ा सा आर्चरी के लिए फेवरेट हो जाता है। तो मेरे में था, फैमिली थी डिसिप्लिन में रखने वाले, शांत रहने वाले, शांत स्वभाव, तो मैं भी इसके साथ कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा बहुत सारे हमारे ध्यान करना, त्राटक करना, चीज़ें करना, तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए कोचेज़ ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जनरल फिटनेस भी ज़रूरी है, वो मैं सिर्फ आर्चरी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करता हूँ कि मैं कोई ये नहीं कि मेरे को 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, पर मुझे मालूम है कि 200 रनिंग करनी है, 200 वॉकिंग करनी है, मेरे को हार्ट पंप करना है, हार्ट डाउन करना है, मुझे मालूम है कि मुझे उसको करनी है। तो स्पेसिफिक गेम वाइज आप एक्सरसाइज करें जो आपको गेम को ग्रो करेगा। साइड बाई साइड एक ये है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन एक अच्छा वही होगा जिसकी लाइफ डिसिप्लिन। मुझे मालूम है मुझे 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, उसमें मेरा ये 5 मिनट वाला डिले नहीं होता कि मेरे को 5 मिनट और सोना है, 5 मिनट बाद जग जाऊँगा।
मुझे मालूम है कि 12:30 to 1 मेरे का लंच टाइम है, तो लंच टाइम है, मैं डिले नहीं करूँगा। और यहाँ पे अगर मैं कैंपस में भी बैठा हूँ, हमारा बिल्कुल स्पेसिफिक है 12 to 1 लंच टाइम है, उससे पहले आओगे तो नहीं मिलेगा, उसके बाद आओगे तो नहीं मिलेगा। शायद ये भी यहीं कैंप्स में ये चीज़ सिखाते हैं। हमारे जिम सेशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होते हैं हमारे कि ठीक है आपका 5 to 6 जिम है तो 5 to 6 ही है, वरना कुछ नहीं मिलेगा। हमारे वीकली हमारे 2 दिन स्विमिंग है तो 2 दिन स्विमिंग ही रहेगी, वो वेंसडे और सैटरडे, अदरवाइज़ वो दिन बंद रखेंगे उसको। हमारा सोना बात है तो सैटरडे 12 बजे है, सबको याद है, सबको टिप पे याद है। यहाँ मैं कह रहा हूँ एक साई सेंटर में 200 एथलीट 200 रहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उनको मालूम है उनको कब कब क्या क्या शेड्यूल है, तो वो फॉलो करेंगे तो शायद एक अच्छा शरीर डेवलप करेंगे, एक अच्छे स्किल्स डेवलप करेंगे, एक अच्छे अपने गेम के लिए पॉजिटिव रहेंगे। और वहीं पे ऐसा नहीं कहूँगा कि 200 के 200 हो जाते हैं, अच्छे बन पाते हैं, शायद 200 में से 50 कर पाते हैं और वो 50 ही आगे सक्सेस कर पाते हैं। वो 150 ना 3 में ना 13 में वो वाली हो जाती है, तो वो उनका बस 1 साल आते हैं 2 साल आते हैं, टाइम पूरा करते हैं चले जाते हैं। तो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आपको डिसिप्लिन खुद बनाना पड़ेगा अपना, कि आपके गेम के लिए क्या अच्छा है, आपके खुद के लिए क्या अच्छा है। आप में वीकनेस है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, या आप में डिजीनेस आ रही है तो आपको स्लीप पैटर्न अच्छा रखना है। एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन का स्लीप मिनिमम 8 आवर्स है, वो रखना है। ऐसा नहीं कि हम रात में मूवी 1 बजे देख करके आ रहे हैं और 5 बजे हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस नहीं आती। तो डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो करना और साइड बाय साइड फिटनेस के नाम पे आपको जो ग्रोन अप करनी है, आपको जो एडवांटेज देनी है आपको गेम में, उस चीज़ों को एडप्ट करना वो आपके ऊपर। Training your mind and having discipline, both are the toughest tasks but the best tasks that one can actually have in their life. Like being a teacher personally, मैं बच्चों को यही चीज़ रोज़ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फोकस रिपीट पे चलाती हूँ, बिकॉज लाइक माई फैमिली हैज़ एन आर्मी बैकग्राउंड, तो वो डिसिप्लिन मैंने सीखा है। मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट्स में भी देखूँ, इट्स द टफेस्ट थिंग टू डू, कंट्रोलिंग योर माइंड एंड हैविंग डिसिप्लिन। अब वही दोनों हैबिट्स अगर आ गई तो बस आपका लाइफ मेरे हिसाब से सेट है, आप हेल्दी। वही कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो शायद 5 बच्चे भी बराबर नहीं होंगे, तो स्किल तो टीचर की लाने पड़ेंगे कि इस वाले को ज़्यादा नहीं डांटना है, इस वाले को ज़्यादा डांट के काम कराना है। तो उसमें भी एक स्किल है जो आप बखूबी कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि इसकी वैल्यू बहुत है। अगर ये कर लिया तो यू विल एक्चुअली सी कि मतलब एक चेंज खुद में भी आपको वो फील होगा कि मेरी लाइफ एक हेल्दी लाइफस्टाइल से मतलब एक चल रही है, एक तरीका है जिससे हम एक चीज़ को कर रहे हैं, और वो तरीका होना चाहिए। रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, लिबर्टी ऑल्सो इज़, बट लिबर्टी ऑल्सो कम्स विद रूल्स, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो या बिफोर रैपिंग अप द एपिसोड, एक बहुत ही हमारा स्पेशल एलिमेंट होता है जो अभी हम करने वाले हैं। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर राउंड एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दैट। डू यू हैव अ रीडिंग इंटरेस्ट, अभिषेक? फॉर श्योर, मतलब मैं यूजुअली बहुत ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल में या तो स्क्रीनिंग टाइम या रीडिंग टाइम, ये दोनों चीज़ें रहती है और यूज्ड टू हूँ। तो मेरे व्यूअर्स को एक बात तो अच्छे से पता है कि मैं चैट शो की होस्ट भी हूँ, अब तक उन्हें ये भी पता है कि मैं टीचर भी हूँ। एक नई चीज़ जो उनको पता लगी थी रिसेंटली, मैं ऑथर भी हूँ एंड आई हैव रिटन 1 बुक। सो आई वन अ नेशनल अवार्ड फॉर दैट बुक। इंडियाज़ टॉप 10 ऑथर्स में मेरा उसमें नाम आया था, नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। एंड द बुक हैज़ ऑल्सो गॉन इन टू द मैजेस्टी बुकर अवार्ड्स लिस्ट फॉर टॉप 30 बुक्स टू लुक आउट फॉर इन 2022. Done with the self promotion, so now I'll give you the book. So here is it. इश्क दा कलमा तू ही दू, तो थोड़ा सा रोमांटिक जोन भी है इसमें, बट या प्रैक्टिकल जोन बहुत ज़्यादा है। इट्स अबाउट लव दैट्स रियल, द ट्रू एसेंस ऑफ लव। अरे फॉर श्योर, वाइफ बड़ी खुश होने वाली है मेरी, देखी वो, क्योंकि यूजुअली बुक वही देती है, रोमांटिक बनो तो वो खुश होंगी, वो एपिसोड देख के भी खुश होंगी देन। तो दिस इज फॉर यू, सच अ लवली गिफ्ट। एंड दिस तो इज़ द बेस्ट एलिमेंट ऑफ माई एपिसोड। अब स्पेशल एलिमेंट पे आते हैं। दिल से हम थोड़ी मिठास और खुशियाँ बांटते हैं, जिससे कि बीट्स ऑफ लाइफ एक हम पकड़ते हैं। तो अगर दिल की धड़कनें पकड़ूंगी तो स्वीटनेस भी होनी चाहिए। सो लेट्स गेट टू द स्वीट एलिमेंट ऑफ। करना है
कुछ ऐसा जिसके रह जाएंगे निशान। एक दिन करीब होगा ये खुला। तो आज मैं आप लोगों से ये नहीं पूछूंगी कि आपने क्या सीखा, ना ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आज हमने इस एपिसोड से क्या क्या सीखा, क्योंकि द एपिसोड वॉज होलसम इन इटसेल्फ। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा जिसे हमें प्रोसेस करने में अभी टाइम लगेगा। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ, मैंने भी आज के एपिसोड में बहुत कुछ सीखा, तो जनता ने तो सीखा ही होगा आज के एपिसोड में बहुत कुछ। एंड वी विल हैव टू प्रोसेस एवरीथिंग डाउन एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग टुडे, बिकॉज एवरीथिंग इज इक्वल्स टू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन टुडेज एपिसोड। सो जुड़े रहिए मेरे साथ जब तक मैं आपसे नहीं मिलती हूँ एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। मेरी बुक परचेज करने का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ही अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम तो चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। तो आइए चलते हैं जिंदगी की कुछ कही अनकही कहानियों के सफर पर। धड़कन जिंदगी की बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका।